बच्चों, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। देखो इसका जो आगे वाला पोर्शन बचा हुआ है, जैसे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो देखो अपन आज वाले इस लेक्चर में क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के तीन चार कैरेक्टर है, वो मोटे मोटे देख लेंगे अपन, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या है। एक तो आपको इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसकी रिडक्शंस किस टाइप से होते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स के, ठीक है। एसिड मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, और एक नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस आपको आना चाहिए। ध्यान रखना, आपके 1 नंबर में एग्जाम में आ सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या, नाइट्रोबेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो इसकी। और साथ ही साथ आपको एक चीज और बताऊं, आपको मैं बोल रहा हूँ लाइव क्लास का, तो लाइव क्लास आपका वही 7:15 बजे वाला टाइम है। ध्यान रखना, मैं याद इसलिए दिलाता रहता हूँ ताकि आप जितने नए जुड़ते जा रहे हैं उनको पता लग जाए लाइव क्लास का, ठीक है ना। तो 7:15 बजे, ठीक है। नया चैप्टर जब भी स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। वैसे नए चैप्टर की मैं डेट आपको अगली क्लास के अंदर बता दूंगा, कब से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो नए चैप्टर की मैं आपको डेट, ठीक है, बता दूंगा। साथ ही साथ मैं कब कितने तारीख से स्टार्ट करूँगा। और एक चीज़ और, जितना हो सके लोगों को ये शेयर कर देना, है ना, बता देना, जो आपके दोस्त मित्र वगैरह जो भी मेरे से पढ़ते हैं। देखो मेरे से पढ़ने वाले भी सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो मैं जिनको डायरेक्ट वे में पढ़ाता हूँ, मैं कम से कम 100-150 बच्चों को तो पढ़ाता ही हूँ अलग अलग जगह, तो कम से कम वो सारे भी नहीं आ रहे हैं। 12th के बता रहा हूँ, 11th के तो दूर है। 11th का तो अभी सिलेबस NCERT आ गया, आपको पता है। तो 11th की भी मैं जल्दी क्लास स्टार्ट करूँगा, साथ ही साथ BSc की भी जल्दी हो जाएगी स्टार्ट। लेकिन ये है कि अभी मैं करने वाला एक ही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों के अंदर। तो आपको मैं बताऊँ, जल्दी मैं आपको इसका टाइम बता दूंगा। टाइम अपना वही 7:15 से 8 बजे के बीच में या 8:15 के बीच में रहेगा क्लास का। नई क्लास आपकी कब स्टार्ट होगी मैं बता दूंगा। और 16th चैप्टर चालू करूँगा आपका, कौन सा, जो आपका वो है आइसोमेरिज्म का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो आपके है, वो मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो चलो अब, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने पीछे पढ़ा दी है। जब मैं इसका बेसिक्स पढ़ा रहा था ना, तब मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करा के ऐसे बोला था कि अब मैं आपको क्या है, इसकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म रहेगी जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे, समझ गए मेरी बात। तो चलो अब इस वाले लेक्चर के अंदर, तो सर ये क्यों भूल गए, ये लेक्चर में क्या चल रहा है, तो इसके अंदर चल रही है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, देखो एल्केन वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, सिंपल सा बताऊँ, नाइट्रो एल्केन वाले जो कंपाउंड है, जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे पास में ये कंपाउंड है CH3NO2, देखो CH3 CH2 NO2, ठीक है। एक ये कंपाउंड है CH3NO2, ठीक। तो इस तरीके के जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, एलिफेटिक नाइट्रो एल्केन या एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड जितने भी होते हैं, उनके पास में कोई कलर नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। एलिफेटिक नाइट्रो, है ना, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड मतलब एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स आर, मतलब जो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे कलरलेस होंगे। ध्यान रखना, क्या होंगे, कलरलेस होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एलिफेटिक के जो नाइट्रो कंपाउंड है वो सारे के सारे आपके कलरलेस होंगे। एक चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज सुनो मेरी, एलिफेटिक तो सारे के सारे कलरलेस हैं, लेकिन इनके अंदर एक स्मेल आती है, आई बात समझ में, स्मेल आती है। मैं आपको बताऊं, पंजेंट स्मेल आती है, सूंघा नहीं जाता। जैसे मैं आपको बताऊं, पब्लिक शौचालय में गए हो कभी, तो वहाँ पे देखना पंजेंट स्मेल आती है, अमोनिया की आती है, लेकिन वहाँ तो ऐसे कुछ स्मेल यहाँ आती, सूंघी नहीं जाती, मतलब इंटरेस्ट नहीं आता उसको सूंघने में, ठीक है ना। और सूंघ लिए तो चढ़ जाएगी एकदम से नाक के अंदर, अभी बात समझ में। तो सोच लो, मैं जैसे मतलब सोच रहा हूँ तो ही मेरे ऐसे लग रहा है कि चढ़ गई है, तो इतना भयंकर स्मेल आता है, ठीक है ना। तो ये एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में आती है, ठीक है। अब एरोमेटिक की बात करते हैं। तो एरोमेटिक देखो, एरोमेटिक आपका इस तरीके से होगा कि तो ये नाइट्रोबेंजीन होगा, ठीक है, NO2। तो नाइट्रोबेंजीन जो ये मतलब हल्का पीला कलर का दिखेगा। जब आप बोतल देखने जाओगे ना, तो हल्का पीला कलर का दिखेगा। मैं तो मतलब एकदम हल्का पीला नहीं, हल्का पीला दिखता है, ध्यान रखना।
हल्का पीला दिखेगा। पीला होने के साथ साथ ध्यान रखना कड़वे बादाम की खुशबू आती है इसके अंदर, ध्यान रखना। कड़वा बादाम खाया है कभी? अब कड़वा बादाम कैसे बताऊँ आपको, तो जब बादाम पुराना हो जाता है ना, बादाम जब ताज़ा और पुराने का नहीं चेक करने का यही तरीका है, बादाम खाया जाता है। बादाम में यदि कोई स्मेल नहीं आ रही या फिर उसका कड़वास नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो नया है। लेकिन यदि बादाम में कड़वास आ गई, कड़वा लगने लग गया है, तो उसको फिर बोलते हैं बादाम पुराना हो गया है। आई बात समझ में? तो पुराने बादाम जो होते हैं ना कड़वे, उनकी जैसी स्मेल आती है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना, कड़वे बादाम की जैसे। तो ये एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन का मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ सुनो, ये जितने भी हैं, ठीक है, चाहे आपके एल्केन नाइट्राइल हो या फिर आपके ये नाइट्रोबेंजीन हो, ठीक है ना, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, मतलब पानी के अंदर थोड़ा बहुत घुलते हैं, अल्प विले होते हैं। एक सिंपल सी बात बताऊं तो कम घुलते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, होता क्या है यहाँ पे कि जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती जाती है, ध्यान रखना। आगे बात समझ में, सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती जाती है। लेकिन आपसे पूछ ले एलिफेटिक और एरोमेटिक में से ज़्यादा सॉल्युबल कौन, तो एलिफेटिक ज़्यादा होते हैं, मतलब ये वाले जो है ऊपर वाले वो ज़्यादा सॉल्युबल है, किससे, इससे। वैसे तो मैं आपको बताऊँ सारे नाइट्रोबेंजीन जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल है, पानी के अंदर थोड़ा कम घुलते हैं, लेकिन जितना भी घुलते हैं वो घुलते हैं। अब एलिफेटिक एरोमेटिक में से पूछे तो एलिफेटिक ज़्यादा घुलते हैं। दूसरी चीज़ मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से पूछ ले तो जैसे इसमें मैं बोलूँ आपको, मैं CH3NO2 एक CH3CH2NO2 है, ज़्यादा कौन घुलेगा, तो ज़्यादा ये घुलेगा CH3NO2, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है जबकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। समझ गए मेरी बात? बॉइलिंग पॉइंट की बात हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी ध्यान रखना इनका हाई होता है। मेथेन, एथेन, हाइड्रोकार्बन से तो इनका ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, ठीक है, इनके अंदर नहीं मिल रही है लेकिन ये दूसरे से बना सकता है। NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तो बॉन्डिंग पहले से प्रेजेंट है, साथ में कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोजन हो तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, मतलब दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और बना लेगा तो क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी अपने हाई रखेगा। बात आ गई मेरी समझ में? जब बॉइलिंग पॉइंट हाई रहे तो ये क्या, ये जो बातें हैं ये आपकी सब बुक्स में लिखी हुई है, बस आपको एक बार समझना है, तो वो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब आप बुक खोलना, अपनी पढ़ना, सब समझ में आएगा। साथ ही साथ बुक भी पढ़ते जाया करो, आपको इसीलिए मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, वीडियो देखो, बुक को देखो, बुक आपको पूरी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर बुक से आएगा, ध्यान रखना। कोई नोट्स से नहीं आएगा, कई नोट्स के पीछे पड़े रहते हैं। मैं तो आपको बोलता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ आप बुक पढ़ लो ना, तो आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन हमारी गलती है सर, हम इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, फिर एंड टाइम आता है जब उठा के देखते हैं तो फिर कैसे समझ में आएगा भाई। तो आप करो क्या कि जितना पढ़ा रहा हूँ बुक्स से करो। अब कई बच्चे हैं मेरे को अभी भी अब धीरे धीरे आने लग गए, जगने लग गए, ठीक है ना, क्या पता आप लोगों के सपोर्ट है, जगाते रहते हो उनको, है ना। तो वो अब आके बोल रहे सर ये इतना करा दिया, अब ये होगा कैसे? तो मैं बोला भैया होगा ऐसे जैसे पुराने वाले कर रहे हैं बच्चे। कई बहुत सारे बच्चे हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कंटिन्यू जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो नहीं कर रहे हैं वो देखो कैसे करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तरीके बताएं, कई बार लिख के करो, बार बार जितना लिखोगे उतना याद होगा। मैं ये आजकल इन लेक्चर्स में यही चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऑर्गेनिक समझ में आए कैसे करना है, ठीक है। तो अब अगले चलते हैं, अपन क्या पढ़ेंगे अब अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल तो खत्म कर दी, अब केमिकल पे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा इनका डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, वो भी हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा, क्योंकि पोलर ही है। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, पोलर है तो चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि आपका डाइपोल मोमेंट होता है Q/D, ठीक है। तो चार्ज जब बढ़ेगा तो आपका म्यू भी बढ़ जाता है, डी का तो कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो इनका ज़्यादा होता है, 3 डिवाई से लेकर 4 डिवाई के बीच में होता है। तो आप देख लेना है ना अपने हिसाब से, मेरे का काम था आपको रिवीजन बताना है इसका किस तरीके से हो रहा है, समझ गए। क्योंकि अपन फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी सारी पढ़ चुके हैं कि आपको अब तो नॉर्मल सा हो गया है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह, तो ये सब तो क्योंकि इतनी बार फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई मेरे को पता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अपनी खत्म, अब क्या करेंगे अपन, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो सुनो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी की सुनो मेरी बात। केमिकल प्रॉपर्टी में आपके सबसे पहला है क्या, रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। इसकी पहली रिएक्शन से, ठीक है ना। तो देखो आपके पास में क्या होता है, RNO2, ठीक है, RNO2 है, इसकी रिएक्शन कराओ कितने के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो जब इसकी 2 हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो होगा क्या, ये 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन निकल के क्या बना देंगे, एक H2 निकाल देंगे, ठीक है। एक H2 निकालेंगे और ये बच क्या जाएगा,
N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बन जाएगा। जब आप इसकी रिएक्शन, ठीक है, जब आपका ये RNO बनेगा तो इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करा देनी है, 2 हाइड्रोजन के साथ, समझ गए। मतलब 2 हाइड्रोजन तो यहाँ लगाने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाने हैं। जब 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे तो एक हाइड्रोजन तो इस नाइट्रोजन के चला जाएगा और एक इस ऑक्सीजन के। तो सुनो, ये बन जाएगा आपके पास RNHOH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सुनना, इसका तो इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोसिल, ठीक है ना। तो ये एल्काइल नाइट्रोसिल बन गया आपका, ठीक है। लेकिन इसका नाम सुनना, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये होगा, नाइट्रोजन से आपके एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, N एल्काइल, भाई N एल्काइल, सुनो N एल्काइल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके N एल्काइल हाइड्रोक्सिल, ठीक है, N एल्काइल हाइड्रोक्सिल, और ये आपके हो गया एमीन ग्रुप, ठीक है, एमीन। तो रख लोगे बात यार, तो N एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इस N एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन पे आप फिर से क्या करते हो, 2 हाइड्रोजन अटैच करा देते हो, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच करा दो, और देखो इस तरीके से, तो होगा क्या, सुनना, होगा ये कि इसके तो 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन, एक OH, तो ये तो H2O लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्या निकल गया आपका, एक H2O निकल गया, प्लस दूसरी चीज क्या बन गई आपकी, RNH2। बोलो आगे क्या, मेरी बात समझ में है। आपका एक बन गया RNH2 और एक बन गया क्या, H2O। रख लोगे मेरी बात याद। तो इस तरीके से देखो, आप नाइट्रो पे एक सिंपल सी मैं इस रिएक्शन को लिख के बताऊं, तो इस सिंपल सी रिएक्शन क्या है कि RNO2 की आप रिएक्शन करा रहे हो, सिंपल सा सुनना, ठीक है। 6 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, कितने हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, 6 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो बन क्या जाता है कि RNH2 बन जाता है, ठीक है। साथ में क्या निकल जाता है, 2H2, ठीक है ना। अब ये जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रिएक्शन कई सारे मल्टी स्टेप्स में होती है, कई सारे स्टेप्स में होती है। तो वो जितने भी स्टेप है वो मैंने आपको लिख के दे दिए, वो आपकी मर्जी है, अब आप लिखो, क्या करते हो, देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो है आपके RNO2, तो RNO2 पे 6 हाइड्रोजन आपको तो सीधे सीधे लगाने हैं। रिडक्शन का मतलब ही हाइड्रोजन जोड़ना होता है। तो 2 इस केस में जोड़ा, 2 इस केस में जोड़ा, 2 इस केस में जोड़ा, और 2 H2O निकल गए। देखो मेरी बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से क्या है, इसका रिडक्शन है, रख लोगे याद। अच्छा, ये जो रिडक्शन है आपका, अब ये अलग अलग नेचर पे डिपेंड करता है। एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। दोनों अपन देखेंगे, आ गई बात समझ में। देखो एसिडिक यदि आपका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कि वह हाइड्रोजन दबा के भरा हुआ है। समझ में आ रही बात, दबा के, ठूस ठूस के। इसका मतलब सोचो, इस रिएक्शन को कराने के लिए मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, तो 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। कैसे, सुनना, 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके। तो मैक्सिमम यदि दबा के बोलूँ हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, 6 काम में आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो जब हाईली एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, हाईली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, तो ध्यान रखना मतलब हाईली एसिडिक नेचर के अंदर जब भी रिएक्शन होगा, तो आपका जो नाइट्रो कंपाउंड है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एमीन के अंदर। ये आपको गांठ बांध के लिख लेनी है। लेकिन यदि आपका मीडियम ऐसा है न्यूट्रल, ठीक है, तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर आपका NO2 कहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, ये सुन लो कैसे, या फिर मैं अलग से बता देता हूँ। अलग से सुनना, अलग से मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी आपके पास, सुनो, जब भी आपके पास में क्या होगा, RNO2 है, ठीक है, तो इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जब भी आप RNO2 लगाओगे, तो इसके ऊपर क्या होगा, जब आप इसके ऊपर NO2 लगाते हो, तो NO2 लगाने पे सुनो क्या होगा, इस पे 6 हाइड्रोजन आपको सीधे सीधे लगा देने हैं। तो एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन आपको सीधा क्या दे देगी, एमीन दे देगी, ठीक है। ये 1 डिग्री एमीन था, ठीक है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका सीधा RNH2। ये कितना डिग्री एमीन हो गया, 1 डिग्री एमीन, प्लस साथ में क्या निकाल देगा, 2H2।
बोलो आती है मेरी बात समझ में? तो 1 डिग्री में। एसिडिक मीडियम में देख लो। अब इसको किस में करेंगे अपन? न्यूट्रल मीडियम में। तो न्यूट्रल सुनो, इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है, इसमें न्यूट्रल मीडियम में। अब न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन सुनो, ठीक है ना। तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर रिएक्शन देखना, न्यूट्रल मीडियम में जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो RnO2 की रिएक्शन कराने पे आपको ध्यान रखना सिर्फ कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? 4। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको न्यूट्रल मीडियम है तो क्या कराना है? लिमिटेड रिडक्शन कराना है। तो लिमिटेड रिडक्शन का मैंने अभी बोला था कि न्यूट्रल मीडियम के अंदर ये रिएक्शन सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगी, आगे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब हाइड्रोजन टोटल काउंट कितने हो रहे हैं? 2 और ये 2 4, क्योंकि पूरी हुई तब एसिडिक मीडियम था तो दबा के हाइड्रोजन दिए थे, तो दबा के दिए थे तो 6 मैक्सिमम काम कर सकता था, इसलिए 2s2 लगा दी और 1 डिग्री में मिल गया। लेकिन न्यूट्रल मीडियम के अंदर सुनना क्या मिलेगा? सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ आएगा, तो क्या बन जाएगा आपका RnHOH। बोलो आती है बात समझ में? प्लस आपका क्या निकल जाएगा? आपका एक निकल जाएगा यहाँ से, देखो आपके NHOH और एक H2। समझ गए कैसे? तो सुनो, देखो इसके अंदर एक 2 हाइड्रोजन ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा और एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया और एक ऑक्सीजन इसके अंदर है। समझ गए? तो N अल्काइल हाइड्रोक्सिल बन गया। तो ये चीज़ तो आपको आ गई समझ में। इसीलिए मैं रिएक्शन पहले आपको समझाया था कि आपको एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम दोनों के अंदर रिएक्शन कराना आ जाए। ठीक है, अब इसका लास्ट किस में देखेंगे? बेसिक मीडियम के अंदर। तो देखो इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन सुनना क्या होती है? ठीक है, देखो अच्छा एक चीज और सोच लो, यहाँ R की जगह, सुन लो मेरी बात, R की जगह, यहाँ R की जगह ध्यान रखना, R की जगह की तो तुम कोई अल्काइल ग्रुप लगा लो, बात आ रही है मेरी समझ में, या फिर कोई एरोमेटिक ग्रुप लगा लो, एरोमेटिक ग्रुप लगा लो। एक एरोमेटिक ग्रुप में लगा के बता देता हूँ, सुनो क्या होगा। मैं ये लगा लूँ C6H5, देखो ये लगा लेता हूँ एक एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है, ये NO2 लगाया। तो जब यहाँ मैं बेंजीन की रिंग लगा दूँ और इसके ऊपर मैं 4 हाइड्रोजन लगा दूँ, ठीक है, कितने हाइड्रोजन? 4। जब मैं इसके ऊपर 4 हाइड्रोजन लगाता हूँ तो ये NO2 किस में चेंज होता है? NHOH में। तो ये बन जाएगा आपका क्या? ये NHOH प्लस H2। तो मैं आपको समझाना यही चाहता हूँ कि R ग्रुप की जगह आपकी तो एल्काइल ग्रुप लो या एरोमेटिक ग्रुप लो, आपकी मर्जी है। बेंजीन रिंग लेते हो तो ये बन जाएगा, समझ गए, और यहाँ बेंजीन रिंग लेते हो तो एनिलीन बन जाएगा। ये आपकी मर्जी है क्या लेते हो, ठीक है। एग्जाम वाले की, एग्जामिनर की मर्जी हो क्या देता है, ठीक है, आपकी ही मर्जी नहीं चलती, उसकी भी मर्जी चलती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, एग्जाम में मैं फिर बोल रहा हूँ, जो तुम पढ़ के जाते हो वो नहीं आता है, जो नहीं पढ़ के जाते वो आ जाता है कभी कभी, कभी कभी। ये मत बोलना कि सर आप पढ़ा रहे हो यही नहीं आएगा, फिर क्या मतलब पढ़ने से, बिल्कुल आएगा, लेकिन मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कंपटीशन में ऐसे ही होता है, जब एग्ज़ाम होने वाला होता है तब ऐसा लगता है सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद पता लगता है यार कहीं कमी थी, ठीक है ना। तो वो एग्जामिनर आपसे ढेर चाहना है, वो जानता है कि आप क्या पढ़ के आओगे और मेरे को क्या देना है, समझ में आ गई बात। तो चलो आगे चलते हैं, हो जाएगा ये रिएक्शन। एक अपने को क्या करानी है? बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करानी है। तो बेसिक मीडियम में देखो ये यहाँ नहीं हो पाएगा तो मैं ये हटा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो देखो रिडक्शन ही कराऊंगा लेकिन बेसिक मीडियम में। तो देखो रिएक्शन ही कराना है लेकिन बेसिक मीडियम में कराऊंगा। तो सुनना, इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो, जैसे यहाँ मैं क्या ले लेता हूँ मैं C6H5NH2, ये क्या ले लिया मैंने? एनिलीन। इस एनिलीन की रिएक्शन में करा दूं किसके प्रेजेंस में? ग्लूकोज और NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है। जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो सुनना क्या होगा, ये आप NH2 नहीं, इसको NO2 ले लो, ठीक। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो बन क्या रहता है? C6H5, ठीक है, आपके बन जाएगा N। इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, याद रखना, 2 लोगे तो होगा क्या? C6H5 डबल बॉन्ड N C6H5 प्लस आपके 3 H2 निकल जाते हैं, ठीक है, प्लस आपका एक ऑक्सीजन जो है वो ये बॉन्ड बना लेता है,
ठीक है। तो इसको बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं? एजॉक्सी बेंजीन। याद रख लोगे, एजॉक्सी बेंजीन बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट, है ना, हो जाएगा। अभी सुनो, यहाँ हाइड्रोजन कितने लगाए थे, तो यहाँ हाइड्रोजन ध्यान रखना 6 हाइड्रोजन लगाना। कितने? 6 हाइड्रोजन। मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 हाइड्रोजन, समझ गए। यहाँ NaOH, तो ग्लूकोज और NaOH तो यहाँ मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और 6 हाइड्रोजन यहाँ मतलब लिमिटेड काम करवा रहा है यहाँ पे। ये आगे भी और रिड्यूस हो सकता है, ये ऑक्सीजन जब निकल जाए। तो देखो आगे रिड्यूस मैं कैसे करता हूँ, तो अब खुद सोचो आगे कैसे रिड्यूस होगा, आगे कैसे रिडक्शन होगा। तो सुनना, मैं इसमें 2 हाइड्रोजन और दे दूँ, एक ही ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके यहाँ से फुर्र हो जाएंगे, और जब फुर्र हो जाएंगे तो एक H2 और निकल जाएगा। तो सुनो देखो क्या हो जाएगा, 2C6H5NO। बात आई समझ में? इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ? 8 हाइड्रोजन के साथ, समझ गए मेरी बात, जिंक की प्रेजेंस में और NaOH की प्रेजेंस में। ये सब मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम आएगा। तो 8 हाइड्रोजन हो गए, तो ऊपर वाली रिएक्शन को ही सेम देख लो, 6 थे तो ये प्रोडक्ट ये बना था, अब 8 हो गए, तो 8 हो गए तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और इसको निकाल ले जाएंगे, बाकी प्रोडक्ट यही बन जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, C6H5N डबल बॉन्ड और C6H5। आ गई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एजोबेंजीन। बोलो, रख लोगे मेरी बात याद? ये एजोबेंजीन है। साथ ही साथ आपके पहले 3 H2 निकलते थे, अब कितने निकलेंगे? 4। बोलो, हो जाएगी बात मेरी, आती है ना समझ में? तो ये सब क्या है, आपसे कर लोगे, रख लोगे याद। इसका भी और रिडक्शन हो सकता है, समझ में आ रही है बात? इसका भी रिडक्शन होता है। सुन लो मेरी बात, 6 हाइड्रोजन जोड़े तो ये बन रहा था, 8 हाइड्रोजन जोड़े तो ये जो प्रोडक्ट तो यही बना है। देखो प्रोडक्ट तो इतना ही बनाई हुई भी, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो 2 हाइड्रोजन थे इस ऑक्सीजन के साथ निकल गए। और देखो और क्या हो, इसके ऊपर तुम 2C6H5NO2 के साथ रिएक्शन करा दो, वही जिंक और NaOH की प्रेजेंस में 10 हाइड्रोजन ले लो इस बार। कितने? 10 ले लो। तो अब खुद दिमाग लगाओ, जो 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ऊपर वाली रिएक्शन से, तो 1 हाइड्रोजन तो इस पे लग जाएगा और 1 हाइड्रोजन इस पे लग जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, C6H5NH सिंगल बॉन्ड NH और ये C6H5। तो इस तरीके से क्या है, आपको मैंने ये पूरा जो है, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है, मैंने आपको ये पूरा रिएक्शन बता दिया। जो 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा लिया है वो एक यहाँ पे जुड़ गया और एक यहाँ जुड़ गया, प्लस आपका वही 4H2 निकलेगा, ठीक है, 4H2। तो ये इस तरीके से क्या आपको मैंने इसकी रिएक्शनें बताई, ठीक है। अभी रिएक्शनें और हैं आपकी, ख़त्म नहीं हुई है, तो जाए नहीं कहीं भी, ठीक है, या डारो अभी। तो सिर्फ अभी तो रिडक्शन हुआ है, देख लो, अभी तो आगे चलना बाकी है। तो ये रिएक्शनें हो गई होगी, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या है कि जब आप ध्यान रखना, जब आप क्या करते हो, इस NO2 को, ठीक है, इस NO2 को क्या करते हो, वीक एसिडिक मीडियम में लेते हो। इसमें वीक एसिडिक मीडियम में इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो तो ध्यान रखना, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन के थोड़े नोड पे। तो इस तरीके से लिखा हुआ है नाइट्रोबेंजीन वीक एसिड प्लस, मतलब दुर्बल अम्ल और इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन। तो उस केस में ध्यान रखना, इसलिए क्या बनाएगा, ये बना देता है, ये बन जाएगा आपके पास में NH2। बोलो, रख लोगे बात याद इस तरीके से। फिर लेकिन यदि मान लो यही मेरे पास रिएक्शन हो, लेकिन इसी में मैं क्या लगा दूं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड लगा दूं, और वही अपना क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में रिडक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा आपका N-फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन, बनेगा N-फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन, ध्यान रखना। तो ये तो N-फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन NH2H, रख लोगे बात याद। तो ये N-फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन इस तरीके से बनेगा, रख लोगे ना। उसके बाद में देखो, एक आपको मैं बताऊं, इसका ऑक्सीडेशन भी है, या मैं बोलूं डिहाइड्रेशन।
तो डिहाइड्रेशन के लिए ध्यान रखना, कंसनट्रेट एसिड जब लेते हो ना आप तो पानी निकालने का काम करता है। क्या करता है? कंसनट्रेट एसिड हमेशा पानी निकालने का काम करता है, ये अपन ने पीछे बताया था, क्योंकि कंसनट्रेट में पानी कम है यूँ मान लो, ठीक है, तो वो पानी निकालने का काम करेगा। तो सुनना क्या होगा अगला रिएक्शन, मतलब अपने को क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो देखो हाइड्रोलाइसिस में क्या करना है, आपके पास में ये है CH3NO, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है। तो इसमें कंसनट्रेट H2SO4 ले लो, तो इसमें कंसनट्रेट H2SO4 लेते हो तो क्या होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसको सीधा किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा HCOOH प्लस आपका क्या निकल जाएगा NH2OH। बोलो आती है बात समझ में? तो देख लो सीधा नाइट्रो कंपाउंड को किस में चेंज कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, ये आपसे हो जाएगा। एक रिएक्शन और देखो, अच्छा H2O की प्रेजेंस में होता है, ये ध्यान रखना, किसकी प्रेजेंस में, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं तो वाटर तो चाहिए, जल अपघटन हिंदी में बोलूँ तो जल अपघटन, तो जल तो इसको चाहिए तोड़ने के लिए, तो ये भी लगेगा। एक और ले लो रिएक्शन CH3CH2NO2 की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, वही आपका कंसनट्रेट H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या बन जाएगा CH3CH2 और ये बन जाएगा आपका CH3CH2COOH प्लस आपका NH2OH। ये हाइड्रोक्सिलेमिन है, बात आ गई समझ में? तो हाइड्रोक्सिलेमिन याद करो, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाई थी एल्डिहाइड कीटोन में, वहाँ पे पढ़ाया था, ये वहीं से रहे हैं, ठीक है ना, ये वहाँ बनाया था। तो आपको ये याद रखनी है, आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये सीधा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही यूँ और मान सकते हो, अगली बात समझ में, एक टाइप का ऑक्सीडेशन है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एक टाइप का ऑक्सीडेशन रख लोगे, बात याद हो जाएगा। फिर एक इसका और लास्ट, देखो मैं आपको बात बताऊँ क्या होता है ना, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। एसिडिक प्रॉपर्टी में सुनना क्या है, देखो ये होता है CH3NO2, ठीक है, ये नाइट्रो कंपाउंड है, इसके जो बगल वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, समझ में आ गई बात? अब अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3, तो ये तीनों के तीनों निकल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, जब खींचेगा तो सुनना क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन कराओ Br2 और किसके साथ, NaOH के साथ, तो 3 Br2 के साथ रिएक्शन करा लो, 3 NaOH के साथ रिएक्शन कराओ तो बनेगा आपका C, या Br2 नहीं लो तो इसका ले लो 3Cl2, क्या लोगे, 3Cl2 ले लो, आपकी मर्जी है। तो ये बन जाएगा CCl3NO2, ठीक है ना, ये बनेगा आपका देखो CCl3NO2 प्लस 3 NaCl प्लस, ठीक है, 3 NaCl प्लस आपका ये बन जाएगा क्या, 3H2, ठीक है ना। तो ये देखो आपका जो ये है CH3NO2 नाइट्रो एल्केन लिया है, नाइट्रोमेथेन लिया है, इसकी रिएक्शन कराओ 3Cl2 3 NaOH के साथ में। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो तीनों हाइड्रोजन है, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। जब ये तीनों हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो इससे ये पता लग रहा है कि ये नाइट्रो एल्केन की एसिडिक प्रॉपर्टी है। तो अल्फा कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, वो ध्यान रखना कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, रख लोगे मेरी बात याद। तो ये आपको मैंने पीछे कहीं पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया है बताओ, ठीक है। तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ ये कहाँ पढ़ा है और इसका नाम क्या है, ठीक है ना। इसको मैंने, इसका नाम आपको IUPAC बताना है, ठीक है, IUPAC नाम आपको बताना है। चलो आज टेस्ट करते हैं, देखा कौन कौन पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना IUPAC है, कहाँ पढ़ा है ये मेरे को आप बताओगे, ठीक है। मतलब आप तो छोड़ दो ये सब, ये बता देना बस कहाँ, इसका नाम क्या है, क्या काम आता है। ये पहले पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने आपको क्या किया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर दी, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई, फिजिकल खत्म हो गई। अभी इसकी 2-4 रिएक्शंस और बाकी हैं। साथ ही साथ आपको नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस और समझ में आना चाहिए। तो अभी इस चैप्टर का एक पार्ट और आएगा, जब एक पार्ट आ जाएगा उसके बाद में ये चैप्टर का दी एंड कर देंगे, बाय बाय बल्ले बल्ले कर देंगे, ठीक है ना। इसको अलविदा कर देंगे।
आपकी ऑर्गेनिक भी ख़त्म हो जाएगी, तो मेरी जो 2-3 महीने की मेहनत है वो सफल हो जाएगी। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, दूसरों को जगाते रहो, शेयर करते रहो, ठोक के सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।